ढाका आतंकी हमले में मारी गई भारतीय तारिशी जैन का शव आज दिल्ली लाया जाएगा। ढाका में तारिशी के पिता की फैक्ट्री में काम करने वाले 6 मुस्लिम कर्मचारी जेट एयरवेज से तारिशी का शव लेकर दोपहर 12:30 बजे IGI एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उसके बाद शव को सीधे गुड़गांव ले जाया जाएगा, जहां सोमवार को ही तारिशी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बांग्लादेश ने ढाका आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ होने की आशंका जताई है। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने हमले के पीछे ISIS के आतंकियों की भूमिका से इनकार करते हुए कहा कि होले आर्टिसन बेकरी रेस्टोरेंट में घरेलू आतंकी संगठन जमीयत उल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया। बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री के मुताबिक ISI बांग्लादेश में जमीयत उल मुजाहिदीन को मदद करती है और दोनों के संबंध जग जाहिर हैं। It is all our national, our people, and now they becomes to try to contact with IS. This is the thing. The ISI network is involved in covert relations with certain armed networks. They are openly supporting war criminals. इस बीच आतंकी हमले का एक वीडियो सामने आया है। ढाका के एक अखबार ने फेसबुक पर ये वीडियो जारी किया है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो शनिवार की सुबह कमांडो कार्रवाई से ठीक पहले का है। एक आतंकी बंधक बनाए गए लोगों पर AK-47 ताने खड़ा दिख रहा है, जिसके बाद वो कमांडो कार्रवाई में मार गिराया गया। इस बीच हमले के बाद बांग्लादेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश और बादल फटने के बाद पैदा हुए हालात से निपटने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां अगले 3 महीने के लिए रद्द कर दी गई हैं। रिटायर हो रहे पटवारी तहसीलदारों को भी 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। कई इलाकों में अब भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। देहरादून में बीती रात बारिश होती रही। पिथौरागढ़ में भी रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। कई गाँव में बिजली, पानी और संचार सुविधाएं पूरी तरह खत्म हो चुकी है। स्थिति ठीक है, कोई ऐसी घबराहट की बात नहीं है। दुर्भाग्य जरूर हमारा है कि कुछ गांवों में कहर बरस गया। भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद कर दिया गया है। हालांकि मौसम विभाग ने बारिश की वजह से जारी रेड अलर्ट को घटाकर ऑरेंज कर दिया है। जी, उसको हटा दिया गया है। रेड अलर्ट अब नहीं रखेंगे। अब आप ये कह सकते हैं ऑरेंज अलर्ट जो है उससे जो नेक्स्ट नीचे की कैटेगरी है उसको रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो ओलंपिक के लिए जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों से आज मिलेंगे। दिल्ली के मॉनिक सेंटर में 13 अलग अलग खेलों के करीब 100 एथलीट से PM मोदी की अनौपचारिक मुलाकात होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं देंगे। आपको बता दें कि 5 अगस्त से शुरू होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए भारत अब तक अपना सबसे बड़ा दल भेज रहा है। अभी तक ओलंपिक में 13 खेलों के लिए करीब 100 खिलाड़ी क्वालिफाई कर चुके हैं, जबकि अगले कुछ दिनों में कई खिलाड़ी क्वालिफाई करेंगे। 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत की ओर से 83 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जुलाई को अपनी कैबिनेट में फेरबदल कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले इस फेरबदल में इन राज्यों से नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। कुछ मंत्रियों को सरकार से हटाकर संगठन में भेजा जा सकता है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिहार से आने वाले कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। आपको बता दें कि 26 मई 2014 को सरकार बनने के बाद मोदी कैबिनेट का सिर्फ एक बार विस्तार हुआ है। केंद्र सरकार अगले साल दुनिया भर में गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती मनाएगी। इसके लिए अलग अलग देशों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और सरकार कार्यक्रमों के लिए 100 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देगी। जयंती समारोह के कौन कौन से कार्यक्रम होंगे और कहां होंगे, इसकी विस्तृत योजना एक हाई लेवल राष्ट्रीय कमेटी करेगी, जिसका गठन जल्द ही किया जाएगा। दिल्ली में बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की 300वीं शहीदी दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया। इस प्रयोजन हेतु भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। समारोह के आयोजन के लिए एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया जा रहा है। पंजाब सरकार ने भी कार्यक्रमों के लिए 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। हैदराबाद से गिरफ्तार ISIS के 5 संदिग्धों को कानूनी मदद देने का ऐलान करने वाले असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है। साथ ही मेरठ के कोर्ट में दाखिल याचिका में ओवैसी पर देशद्रोह का केस दर्ज किए जाने की अपील की गई है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 6 जुलाई की तारीख तय की है। इस बीच बीजेपी और जेडीयू ने ओवैसी की गिरफ्तारी की मांग की है। बीजेपी ने कहा है कि ISIS के संदिग्धों को कानूनी मदद देने का ऐलान कर ओवैसी देश से विश्वासघात और आतंकी संगठनों की मदद कर रहे हैं। पंजाब पुलिस AP विधायक नरेश यादव से पूछताछ करेगी। मलेरकोटला हिंसा को लेकर पुलिस ने नरेश यादव के खिलाफ
आईपीसी की धारा 109, 153 यानी दो समुदायों में धर्म के आधार पर दुश्मनी पैदा करने और 295 यानी धर्म के अपमान का केस दर्ज कर लिया है। अब पुलिस जल्द ही उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजेगी। इस बीच एएपी ने नरेश यादव पर लगे आरोपों को खारिज किया है। एएपी का कहना है कि पंजाब चुनाव से पहले एपी को बदनाम करने की सियासी साजिश है। आपको बता दें कि मलेरकोटला में धार्मिक किताब की बेअदबी के बाद फैली हिंसा के आरोपी ने दंगा फैलाने के लिए नरेश यादव को जिम्मेदार ठहराया था। आरोपी ने कहा था कि उसने नरेश यादव के कहने पर ऐसा किया था। सालाना इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं भरने वाले गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। गृह मंत्रालय ने ऐसे एनजीओ को चेतावनी देते हुए एक अधिसूचना जारी की है, जिन्होंने लगातार 2 सालों से सालाना आय और खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे संगठनों को अपने विदेशी फंड का 10% या 10 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। पहले 2 दिन में 13,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुताबिक पहले दिन 2 जुलाई को करीब 9,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, जबकि दूसरे दिन 3 जुलाई को दोपहर तक 4,000 से ज्यादा श्रद्धालु गुफा तक पहुंच चुके थे। आपको बता दें कि 2 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के गवर्नर एनएन वोरा ने बाबा बर्फानी के पहले दर्शन किए थे, जिसके बाद गुफा को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया था। अमरनाथ यात्रा 18 अगस्त तक चलेगी। यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।